जय हिंद, नमस्कार। इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आपके साथ निर्धनता और उसके विविध पक्ष पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम दो भागों में बांटकर आपके साथ अध्ययन करेंगे। आज उसका पहला भाग हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोनों भाग का स्टडी मटेरियल आज के इस पीडीएफ में है। इस पीडीएफ को हम जो है दो भागों में बांटकर आपको आज हम निर्धनता के ABCD जिक्र करेंगे। निर्धनता क्या है, निर्धनता के प्रकार क्या है, निर्धनता की माप भारत में कैसे की जाती है, निर्धनता के इंडिकेटर क्या, एटसेट्रा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। स्टेट सिविल सेवा परीक्षाओं में पॉवर्टी से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह एक सामाजिक मुद्दा के रूप में है, यह एक आर्थिक मुद्दा के रूप में भी है और यह एक राजनैतिक मुद्दा के रूप में भी गरीबी का मुद्दा, निर्धनता का मुद्दा है। तो आज हम आपके साथ निर्धनता की ABCD डिस्कस करेंगे। सबसे निर्धनता क्या है, इसके लिए हम आपको स्क्रीन पर आते हैं। जो मैटर्स है उसको भी हम आपको दिखाते हैं। तो आज हम आपको निर्धनता के संदर्भ डिस्कस करेंगे कि निर्धनता क्या है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सब कुछ आपको लिखा गया। आपको यह सब कुछ एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल से दिया जा रहा। तो मित्रों, अब हम आते हैं निर्धनता को कैसे डिफाइन किया जाता है, निर्धनता किस प्रकार की स्थिति है। देखिए, निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक अवधारणा। निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है जिसमें समाज का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इतनी भी आय अर्जित नहीं कर पाता कि वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, वह न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। तो निर्धनता या गरीबी से आशय उस स्थिति से है जिसमें समाज का कोई व्यक्तियों का समूह, समाज का एक भाग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका शारीरिक विकास, जिसके कारण उसका मानसिक विकास, जिसके कारण उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। निर्धनता को सामाजिक वंचना के रूप में देखा जाता, निर्धनता को अभाव के रूप में देखा जाता कि निर्धनता जो है एक अभाव की स्थिति है। निर्धनता एक सामाजिक वंचना की स्थिति है। निर्धनता जो है एक सामाजिक वंचना की स्थिति है।
निर्धनता क्या है? एक सामाजिक वंचना की स्थिति है। निर्धनता सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आय प्राप्त नहीं हो पाती। तो हमने कहा कि निर्धनता एक सामाजिक वंचना की स्थिति है। निर्धनता एक अभाव की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, करने में सफल नहीं हो पाता। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता, आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता, उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि आवश्यक होती है। तो जब व्यक्ति के अभाव ग्रस्त होता है तो वह अपनी इन बुनियादी वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर पाता, एटसेट्रा। तो इसी पर हम चर्चा करें। आपसे कोई पूछता है कि निर्धनता क्या है, तो आप कहना निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक अवधारणा। निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है। पॉवर्टी इज ए सोशल एंड इकोनॉमिकल फिनोमिना वेयर इन ए group of people of society is not group of people of society is not to fulfill their basic needs। जब निर्धनता एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है जहां समाज का कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। निर्धनता को वंचना की स्थिति के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धनता को अभाव की स्थिति में बताया कि निर्धनता सुविधाओं का अभाव है, निर्धनता बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आवश्यकताओं को मनुष्य की आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा। एक न्यूनतम आवश्यकता, दूसरा क्षमता निर्माण की आवश्यकता। तो न्यूनतम आवश्यकता में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। न्यूनतम आवश्यकता के अंतर्गत मनुष्य की जब बुनियादी आवश्यकताओं की बात होती है, बुनियादी आवश्यकताएं, तो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक मूलभूत बुनियादी आवश्यकता और एक अन्य बुनियादी आवश्यकता। तो मूलभूत बुनियादी आवश्यकता में सामान्यतया रोटी, कपड़ा और मकान को रखा जाता है, मूलभूत बुनियादी। और अन्य आवश्यकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वस्त्र, मनोरंजन, इनको हम अन्य आवश्यकताओं में बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र कहता है कि निर्धनता क्षमताओं का अभाव है। व्यक्ति निर्धनता के कारण अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता। तो आवश्यकताओं को दो भागों में, न्यूनतम आवश्यकता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूनतम आवश्यकता में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य को जब कोई व्यक्ति इनकी आपूर्ति नहीं कर पाता है तो वह गरीब का। क्षमता निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, बैंकिंग सुविधा की आवश्यकता है,
संचार सुविधा, बीमा, कानून, सुरक्षा इत्यादि के रूप में देखा जाता। सभी परिभाषाओं में कमोबेश अभाव को गरीबी माना गया, चाहे वह सामाजिक सुविधाओं का अभाव, आर्थिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कहा कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। अमर्त्य सेन ने वास्तविक गरीबी की संकल्पना दिया। अमर्त्य सेन ने रियल पॉवर्टी शब्द का प्रयोग किया। उनका अमर्त्य सेन के अनुसार एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों पर उसकी आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। अमर्त्य सेन ने गरीबी को मौद्रिक आय से संबंध किया। मौद्रिक आय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होती है। नीति आयोग का कहना है कि नीति आयोग ने कहा कि निर्धनता, जीवित रहने, स्वस्थ रहने और दक्षता निर्माण के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का अभाव है। भारतीय नीति आयोग कहता है, भारतीय नीति आयोग कहता है कि गरीबी जीवित रहने, स्वस्थ रहने और दक्षता निर्माण के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। तो जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? जीवित रहने के लिए हमें भोजन चाहिए। जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वास्थ्य सुविधाएं हमें चाहिए, ऊर्जा चाहिए, प्लस प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन, विटामिन एटसेट्रा। क्षमता निर्माण के लिए हमें बैंकिंग सुविधा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए। तो भारतीय नीति आयोग ने गरीबी को जीवित रहने, गरीबी को स्वस्थ रहने और गरीबी को क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक दशाओं के अभाव के रूप में देखा है। तो हम आपसे पूछे निर्धनता क्या है, तो आप कहना कि निर्धनता वह सामाजिक एवं आर्थिक अवधारणा है जिसमें कोई व्यक्ति या समाज का एक समूह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धनता को अभाव के रूप में देखा। भारतीय नीति आयोग ने निर्धनता के संदर्भ में कहा कि निर्धनता जीवित रहने, स्वस्थ रहने और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक दशाओं के पूर्ण करने की क्षमता का अभाव है। नीति आयोग का कहना है कि जीवित रहने के लिए व्यक्ति को भोजन और पानी की आवश्यकता, स्वस्थ रहने के लिए सफिशिएंट मात्रा में पोषक तत्व, ऊर्जा, विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि की आवश्यकता। क्षमता निर्माण के लिए व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, क्षमता निर्माण के लिए व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, परिवहन की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। तो गरीबी हमेशा सुविधाओं का अभाव के रूप में गरीबी को देखा जाता, गरीबी को सुविधाओं के अभाव के रूप में देखा, चाहे वह जीवित रहने के लिए सुविधा हो, स्वस्थ रहने के लिए हो, अथवा गरीबी जो है
क्षमता निर्माण के लिए हमें आवश्यक दशाएं उपलब्ध नहीं करा पाती। अब हम आते हैं गरीबी के पार। गरीबी के प्रकार। देखिए, गरीबी को हम दो भागों में बांटते हैं। गरीबी को हम दो भागों में बांटते हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। गरीबी को दो भागों में बांटा जाता, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जब सापेक्ष गरीबी की बात होती है तो कहा जाता है कि सापेक्ष गरीबी गरीबी की वह अवधारणा है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह समाज के औसत जीवन स्तर से कम गुणवत्ता का जीवन स्तर व्यतीत कर रहा। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत समाज के लोगों का औसत जीवन स्तर की परिकल्पना की जाती है। उस औसत जीवन स्तर से, एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड से, जब कुछ लोग या लोगों का समूह नीचे जीवन स्तर व्यतीत करते हैं तो इसे सापेक्ष गरीबी कहा जाता। यहाँ पर कुछ लोगों के पास औसत संपत्ति भी नहीं होती। जो समाज की औसत संपत्ति होती है उसकी तुलना में इनके पास कम संपत्ति होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सापेक्ष गरीबी वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग आय संपत्ति का अभाव होता। सामान्य अर्थों में कहा जाए तो सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत व्यक्तियों के आय, जीवन स्तर आदि की तुलना की जाती है। सापेक्ष गरीबी में हम एक व्यक्ति का जीवन स्तर क्या, उसकी तुलना हम दूसरे व्यक्ति से करते हैं। तो सापेक्ष गरीबी में हम एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं, दूसरे की तुलना तीसरे से करते हैं। यहाँ व्यक्ति के पास संपत्ति क्या, व्यक्ति के पास आय क्या, व्यक्ति के का रहन सहन का तरीका क्या है, इनके बारे में देखा तो सापेक्ष गरीबी की बात होती है। अब आते हैं निरपेक्ष गरीबी की बात। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेखा की बात होती है। निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है कि निरपेक्ष गरीबी वह मानक है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह निर्धारित मानक स्तर से निर्धारित मानक स्तर से नीचे जीवन व्यतीत करता। निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी सुविधाएं, भोजन, सुरक्षित पेयजल, सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का अभाव होता है। निरपेक्ष गरीबी में सरकार द्वारा, चाहे वह मौद्रिक रूप में हो या कैलोरी के रूप में हो, एक पैरामीटर निर्धारित कर दिया जाता है। उसके आधार पर समाज के लोगों की तुलना की जाती है।
जितने लोग इस पैरामीटर से कम सुविधाएं प्राप्त करते हैं उनको निरपेक्ष गरीब माना जाता है। क्लियर हुआ? तो यह मैंने तो गरीबी को दो भागों में बांटा जाता, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो हमने कहा कि सापेक्ष गरीब में एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, उसका जीवन स्तर कैसा है, सुविधाएं क्या, उसकी तुलना समाज के अन्य लोगों से की जाती है। देखा जाता है कि समाज के लोगों का, समाज का एक औसत लिविंग स्टैंडर्ड है, उससे इस व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड कम है या अधिक, इस आधार पर निकाला। जबकि निरपेक्ष गरीबी में कहा जाता है कि समाज का कोई व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित मानक से नीचे जीवन स्तर व्यतीत करता, तो यह स्थिति गरीबी की होती है। जब समाज का कोई व्यक्ति नीचे जीवन स्तर व्यतीत करता है तो यह स्थिति निरपेक्ष गरीबी की होती है। निरपेक्ष गरीबी में मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो अभी मैंने आपको गरीबी को दो भागों में बांटा, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब हम आगे चलते हैं। गरीबी मापने की विधियां, गरीबी या निर्धनता मापने की विधियां, गरीबी मापने की विधियां, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, गरीबी मापने की दो विधियां, एक सापेक्ष विधि है और दूसरा निरपेक्ष विधि है। सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि। निरपेक्ष विधि, जब हम सापेक्ष विधि की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो होता लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, गिनी गुणांक, MPCE और क्विंटाइल रेशियो, क्विंटाइल अनुपात, क्विंटाइल निरपेक्ष विधि में जब हम बात करते हैं निर्धनता रेखा, यह हमारा निर्धनता रेखा, दूसरा फिर आता है निर्धनता अनुपात, तीसरा हमारा आता HPI, नेक्स्ट URP, MRP, MRRP और AMPI। यह निरपेक्ष विधि के पैरामीटर हैं। गरीबी की माप दो विधियों से की जाती है, सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि। सापेक्ष विधि के उपकरण है लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, MPC, क्विंटाइल अनुपात। MPCE का मतलब है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। निरपेक्ष विधि में यह पैरामीटर है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी रेशियो, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, URP, MRP, MRRP और AMPI। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सापेक्ष विधि और निरपेक्ष विधि दोनों निर्धनता माप की विधियां। सापेक्ष विधि के अंतर्गत
देश की जनसंख्या को संपत्ति के आधार पर, धन के आधार पर, उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर कई वर्गों में विभाजित कर दिया जाता और इनका औसत भी निकाला जाता। औसत से जो नीचे लोग रहते हैं उनको गरीब माना जाता। एक तो तरीका यह होता कि समाज को उनके पास, देश की जनसंख्या को, लोगों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों, उपभोग या धन के आधार पर कई वर्गों में वर्गीकृत किया जाता। फिर उन वर्गों का औसत निकाला जाता, औसत से तुलना की जाती है, तो औसत से नीचे वालों को गरीब मान, या समाज के सबसे अधिक 5% या 10% संपत्ति रखने वाले लोगों की, समाज के 5% या 10% सबसे कम संपत्ति रखने वाले लोगों की आपस में तुलना की जाती है। समाज के सर्वाधिक 5% या 10% सर्वाधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की तुलना समाज के सबसे कम संपत्ति रखने वाले लोगों से की जाती है। सापेक्ष विधि, तो वस्तुतः मित्रों सापेक्ष विधि में गरीबी की माप नहीं हो पाती है। सापेक्ष विधि से आर्थिक विषमता की माप होती है, पता चलता। सापेक्ष विधि से समाज में धन का बंटवारा कैसे हुआ है इसके बारे में पता चलता है। सापेक्ष विधि से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। क्लियर हुआ? हालांकि शुरू में सापेक्ष विधि गरीबी मापने के लिए बनाई गई, एक प्रयास था। इससे गरीबी की माप तो नहीं हो पाती है, इससे आर्थिक विषमता की माप होती। जिस प्रकार हम कहें कि कोलंबस ने भारत की खोज करने निकला था, भारत की खोज तो नहीं किया कर पाया, उसने नई दुनिया की खोज किया। उसी प्रकार गरीबी की माप करने के लिए अर्थशास्त्रियों में शुरू में प्रयास किया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, गरीबी की माप के लिए सापेक्ष विधि बनाई। लेकिन इससे गरीबी की एक्चुअल स्थिति का पता नहीं चलता। इससे जो है कहीं ना कहीं संसाधनों के बंटवारे के बारे में पता, इनके बारे में पता चलता, तो यह स्थिति हो। तो सापेक्ष आपसे पूछा जाए सापेक्ष विधि का, तो आप कहना वस्तु सापेक्ष विधि गरीबी माप के लिए एक विधि के रूप में बनाई गई है, परंतु इससे गरीबी की माप नहीं हो पाती है, इससे आर्थिक सामाजिक विषमता की माप होती है। इसके अंतर्गत देश की जनसंख्या को, समाज के लोगों को उनके पास उपलब्ध संपत्ति, आय या उपभोग के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जाता। सबसे अधिक संपत्ति रखने वाले 5% या 10% लोगों की तुलना सबसे कम संपत्ति रखने वाले लोगों से की जाती है। अब आते सापेक्ष विधि के जो उपकरण है, लारेंज वक्र, गिनी गुणांक, क्विंटाइल रेशियो, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, सापेक्ष विधि के हथियार हैं। इनके माध्यम से गरीबी की माप की जाती है। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम देखते हैं। लारेंज वक्र क्या होता है? लारेंज वक्र देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लारेंज वक्र। लारेंज एक अर्थशास्त्री थे, एक गणितज्ञ थे। उन्होंने यह कंसेप्ट दिया, इसलिए उनके नाम पर इसे लारेंज वक्र कहा जाता है। लारेंज वक्र में देश की जनसंख्या के संचयी प्रतिशत,
या लोगों या परिवारों की संख्या के संचयी प्रतिशत और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के संचयी प्रतिशत के मध्य एक रेखा चित्र खींचा जाता, तो जिसे लारेंज वक्र कहा जाता। लारेंज वक्र आर्थिक विषमता मापने का एक रेखी चित्रण है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज लारेंज वक्र, तो आप कहना कि लारेंज वक्र गरीबी की माप करने का या आर्थिक विषमता माप करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। इसके अंतर्गत समाज के लोगों की संख्या का संचयी प्रतिशत या परिवारों की संख्या का संचयी प्रतिशत और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के संचयी प्रतिशत के मध्य एक रेखा चित्र खींचा जाता, जिसे लारेंज वक्र कहा जाता। यह रेखा चित्र जो है चित्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होगा उतना विषमता अधिक। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यह हम आपको एक स्क्वायर लिया है, इस एक्स एक्सिस और वाई, हमने जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पर हम लेते हैं लोगों या परिवारों के पास उपलब्ध संसाधनों का संचय पर, और यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर हम लेते हैं लोगों या परिवारों की संख्या का संचयी प्रतिशत। ये इस पर है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस जो वर्टिकल लाइन है इस पर हम लेते हैं लोगों या परिवारों के पास उपलब्ध संसाधनों का संचयी प्रतिशत। इस पर हम लेते हैं दो वेरिएबल, और यह एक निरपेक्ष समता रेखा खींची जाती है। यह एक काल्पनिक रेखा जिसे हम लिखा, यह क्या है, निरपेक्ष समता रेखा, एब्सोल्यूट इक्वलिटी लाइन। ये हमारी निरपेक्ष समता रेखा। यह एक स्क्वायर यहाँ पर भी हमने लिया 100, यहाँ पर भी, क्योंकि प्रतिशत मैक्सिमम 100 होता। जब इन दो वेरिएबल के बीच हम कर्व खींचते हैं तो यह कर्व हमारा इस तरह से मिलता। यह हमने आज ले लिया। ORP हमारा लारेंज वक्र है, ORP हमारा लारेंज वक्र है। तो यह वक्र इस निरपेक्ष समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा उतना ही समाज में आर्थिक विषमता अधिक होगी, यह जितना नजदीक होगा समाज में आर्थिक विषमता उतनी कम होगी। तो निरपेक्ष समता रेखा और लारेंज वक्र की दूरी आर्थिक विषमता को व्यक्त करती है। निरपेक्ष समता रेखा एक काल्पनिक रेखा, निरपेक्ष समता रेखा यह बताती है कि समाज में किसी भी प्रकार की आर्थिक विषमता नहीं है। आपसे पूछा जा निरपेक्ष समता रेखा क्या शो करती है, तो निरपेक्ष समता रेखा यह बताती है कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई विषमता नहीं। यह एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा कोई समाज नहीं होगा, न है जहां पर विषमता नहीं होगी। कहीं विषमता कम होगी, कहीं विषमता अधिक होगी। 100
100% विषमता मुक्त कोई समाज नहीं हो सकता। 100% विषमता मुक्त किसी समाज की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आते लोगों या परिवारों की संख्या का संचय इस निरपेक्ष, तो हमने यह लॉरेंज वक्र कहा। तो लॉरेंज वक्र का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आपसे पूछा जा लॉरेंज वक्र क्या बताता, तो आप कहना कि लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमता माप का एक ज्योमेट्रिकल विधि है। लॉरेंज वक्र लोगों की संख्या के संचयी प्रतिशत और लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों के संचयी प्रतिशत के मध्य खींचा गया एक रेखा चित्र है। के मध्य खींचा गया एक रेखा चित्र। यह इस रेखा चित्र को निरपेक्ष समता रेखा के साथ हम जोड़कर अध्ययन करते हैं। यह रेखा चित्र लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना अधिक दूर होगा, समाज में आर्थिक विषमता उतनी अधिक होगी। जितना नजदीक होगा, समाज में आर्थिक विषमता उतनी कम होगी। अंडरस्टूड? लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमता मापने का एक उपकरण है। यह एक सापेक्ष विधि एब्सोल्यूट मेथड का एक टूल्स है। अब हम आते हैं गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ गिनी। गिनी गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ गिनी। प्रश्न है कि गिनी गुणांक क्या है? गिनी गुणांक भी आर्थिक विषमता मापने का एक माध्यम है, उपकरण है। गिनी गुणांक के बारे में कहा जाता है कि यह आर्थिक विषमता मापने का एक मैथमेटिकल टूल्स है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। गिनी गुणांक का मान जितना कम होगा उतना बेहतर है। कहा जाएगा कि समाज में विषमता नहीं है। यदि गिनी गुणांक का मान 0 है तो इसका मतलब कि समाज में किसी भी प्रकार की आर्थिक विषमता नहीं है। यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका अर्थ हुआ कि समाज में संपूर्ण विषमता है। यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका मतलब कि समाज में पूर्णतया विषमता। गिनी गुणांक का मान 0 होने का मतलब है समाज में कोई विषमता नहीं है। सभी संसाधन लोगों में समान रूप से वितरित हैं। यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका अर्थ हुआ कि सभी संसाधन एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हैं। अंडरस्टूड? आपसे पूछा जाए कि गिनी गुणांक क्या है तो आप कहना गिनी गुणांक आर्थिक विषमता मापने का एक गणितीय उपकरण है, सापेक्ष विधि से संबंधित है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 होता है। गिनी गुणांक का मान 0 है तो इसका मतलब समाज में कोई विषमता नहीं है। गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका मतलब सभी संसाधन एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित है। गिनी गुणांक का मान कम होना बेहतर है। गिनी गुणांक का मान अधिक होना बेहतर। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के माध्यम से ही निकाला जाता है। गिनी गुणांक का मान लॉरेंज वक्र के माध्यम से ही निकाला जाता। अब देखिए कैसे गिनी गुणांक बना। गिनी गुणांक बना। अब
गिनी गुणांक बराबर होता है छायांकित भाग, छायांकित भाग अपान छायांकित भाग प्लस गैर छायांकित, प्लस गैर छायांकित, छायांकित भाग। आपने देखा कि यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से इसको शेडेड किया, कलर्ड किया, तो यह हमने छायांकित लिखा। नीचे हमने लिखा छायांकित भाग प्लस गैर छायांकित भाग, दिस प्लस दिस। इससे हम गिनी गुणांक निकालते हैं। तो गिनी गुणांक किसकी सहायता से निकाला जाता है? लॉरेंज वक्र की सहायता से निकाला जाता है। भारत में आर्थिक विषमता मापने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग प्रत्यक्षतः नहीं किया जा रहा। भारत में आर्थिक विषमता मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक का मान भारत में लगातार बढ़ रहा है, जो यह दर्शित करता है कि भारत में आर्थिक विषमता बढ़ रही है। भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो अभी हमने आपको सापेक्ष विधि के दो उपकरण बताए, लॉरेंज वक्र बताया और गिनी गुणांक बताया। हमने कहा कि लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमता मापने की एक ज्योमेट्रिकल मेथड है। लॉरेंज वक्र क्या है? आर्थिक विषमता मापने का एक ज्यामितीय विधि है। इसके अंतर्गत लोगों या परिवारों के पास उपलब्ध संसाधनों या आय के संचयी प्रतिशत और लोगों या परिवारों की संख्या के संचयी प्रतिशत के मध्य एक रेखा चित्र खींचा जाता है और उस रेखा चित्र को लॉरेंज वक्र कहा जाता। और जैसे चित्र में हमने ORP लॉरेंज है और यह एक स्ट्रेट लाइन जो है, जो x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो इससे जितना दूर होगा समाज में आर्थिक विषमता उतनी अधिक होगी, जितना नजदीक होगा समाज में आर्थिक विषमता उतनी कम होगी। भारत में डायरेक्टली लॉरेंज वक्र का प्रयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन भारत सरकार आर्थिक विषमता मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग करती है। तो गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के सहायता से ही निकाला जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा कि सापेक्ष विधि के चार उपकरण हैं। अभी लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक और MPC क्विंटाइल रेशियो। MPC मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय यह बताता है कि एक व्यक्ति द्वारा एक महीने में कितना खर्च किया जा रहा। समाज का कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर एक महीने में कितना खर्च कर रहा है। एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा, उसे मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कहा जाता। देश या राज्य स्तर पर अलग होगा, जिला स्तर पर अलग होगा, शहर स्तर पर अलग अलग होगा, क्योंकि हर जगह भौगोलिक
परिस्थितियां अलग है, आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं इत्यादि। लेकिन सरकार इसका राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर भी कभी कभी आकलन करती है। तो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में MPCE में जब वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि लोगों की आय बढ़ रही है, लोग पहले की तुलना में बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर रहे हैं। MPC का बढ़ना यह बताता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि हो रही है। MPC का अधिक होने का मतलब है, MPC अधिक हो रहा तो इसका मतलब है कि लोगों की इनकम में वृद्धि हो रही है। तो MPC के आधार पर भी सरकार गरीबी मापने का प्रयास करती है, आर्थिक विषमता मापने का प्रयास करती है। भारत में MPC राज्यवार भी निकाला जाता है और क्षेत्रवार, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों में MPCE अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में MPCE कम है। शहरी क्षेत्रों में MPCE अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में MPCE कम है। अगर राज्यवार की बात करें तो केरल में MPCE सर्वाधिक है, वहीं उड़ीसा और बिहार में लगभग एक समान न्यूनतम है। तो MPCE का जब मान बढ़ता है तो यह पता चलता है कि लोग अधिक खर्च कर रहे हैं, लोगों की क्षमता बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर पहले की तुलना में बेहतर हो रहा। क्लियर हुआ यह पॉइंट हमारा। तो भारत सरकार आर्थिक विषमता मापने के लिए MPCE का प्रयोग कर रही है। हमने कहा कुछ देर पहले का गिनी गुणांक का प्रयोग करे MPCE का। अब आगे है क्विंटाइल रेशियो, क्विंटाइल अनुपात। आर्थिक विषमता मापने का एक और टूल्स है क्विंटाइल अनुपात। क्विंटाइल अनुपात, देखिए क्विंटाइल अनुपात बताता कि समाज के सर्वाधिक 20% लोगों के पास उपलब्ध संसाधन, सर्वाधिक धनी 20% लोगों के पास उपलब्ध संसाधन और समाज के सबसे गरीब 20% लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों का अनुपात। समाज के सर्वाधिक गरीब 20%, सर्वाधिक गरीब 20% लोगों के पास उपलब्ध संसाधन के पास उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संसाधन अपन समाज के सर्वाधिक धनी 20% लोगों के पास उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संसाधन। इस फार्मूले से क्विंटाइल अनुपात निकाला जाता है। क्विंटाइल अनुपात समाज के सर्वाधिक गरीब 20% लोगों और समाज के सर्वाधिक धनी 20% लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों का अनुपात होता है।
अनुपात होता है। इससे यह पता चलता है समाज के कि आर्थिक विषमता कितनी है, समाज में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की स्थिति क्या है, कैसे। तो इसका मान कम होने का अर्थ है कि समाज में आर्थिक विषमता अधिक है। इसका मान अधिक होने का अर्थ है कि समाज में आर्थिक विषमता कम है। तो भारत सरकार आर्थिक विषमता मापने के लिए प्रत्यक्षतः 3 उपकरणों का प्रयोग करती है। गिनी गुणांक, दूसरा MPCE और तीसरा जो होती है क्विंटाइल अनुपात। इन तीनों के आधार पर भारत सरकार द्वारा इसे मापने का प्रयास किया जाता है। लॉरेंस, तो अभी हमने आपके साथ आर्थिक विषमता मापने के उपकरणों के बारे में चर्चा किया, सापेक्ष विधि के। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि निर्धनता क्या है, निर्धनता के प्रकार, सापेक्ष निर्धनता क्या, निरपेक्ष निर्धनता क्या है। फिर इसके साथ साथ हमने सापेक्ष विधि, निरपेक्ष विधि बताया। सापेक्ष विधि में उपकरण क्या है, इनके बारे में मैंने आपके साथ परिचर्चा किया। तो मित्रों, आज यहीं पर हम क्लास को विराम देते हैं। कल हम फिर आपके साथ मिलेंगे। कल का टॉपिक मेरा होगा यही टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है, तो कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे निर्धनता माप, निर्धनता माप की निरपेक्ष विधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। HPI क्या है, MPI क्या है, MRP, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरह के समझ में आ गया। आगे फिर हम आपको नई अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।